हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। राइट। तो पुराना डिस्कशन, जो पिछला डिस्कशन था, उसको आगे बढ़ाते हैं। मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड था। वहाँ पर हमने ये दो बेसिक फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाइंड किए थे, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। राइट, कि अगर ये कोई सरफेस है जिसका सरफेस एरिया ए है और ये इसका एरिया वेक्टर है। पिछले डिस्कशन में मैंने बताया था एरिया वेक्टर क्या होता है। तो ये इसका एरिया वेक्टर है और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, राइट, तो इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास होगा वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ए फॉर एरिया एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट थी और ये स्केलर क्वांटिटी होती है फ्लक्स, मैंने बताया था। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर आप ऐसे फाइंड करते हैं कि छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए आप फ्लक्स निकालते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये सारा डिस्कशन पहले हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो और इम्पॉर्टेंट टूल्स। मैं उनको टूल्स बोल रहा हूँ। दो इम्पॉर्टेंट टूल्स हम और डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं और फ्लक्स की हेल्प से आप स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। ये भी पिछले डिस्कशन में बात हुई थी, जिसको हम कहते थे फ्लक्स डेंसिटी, कि किसी सरफेस से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है उसको अगर उसके एरिया से डिवाइड कर दें, प्रोवाइडेड दैट एरिया इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको आप फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो फ्लक्स डेंसिटी से आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। तो दो टूल आज मैं और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। पहला टूल है सॉलिड एंगल। कोन एंगल भी बोलते हैं, सॉलिड एंगल भी बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल एंगल भी बोलते हैं, 3D एंगल। राइट। तो पहले इस सॉलिड एंगल या कोन एंगल को समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल टूल है जो आपको फ्लक्स फाइंड करने में हेल्प करेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत आसान सिचुएशन हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप इस मेथड से फाइंड करेंगे कहीं पे, तो आप देखेंगे कि बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन आपका जाएगा। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको कि इस मेथड से भी फाइंड करके देखेंगे और कोन एंगल के मेथड से भी फाइंड करके देखेंगे, कौन सा आसान है आपको समझ में आ जाएगा। पहले देख लेते हैं कोन एंगल क्या है। राइट। तो देखिए, तो कोन एंगल जिसको आप 3D एंगल भी कहते हैं, सॉलिड एंगल भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई कोन है, ये इसकी लेटरल सरफेस है, दिस इज इट्स लेटरल सरफेस। ये इसका वर्टेक्स है, ये इसकी एक्सिस है कोन की। ठीक है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन। और ये इसका सरफेस एरिया है। तो ये जो थ्री डायमेंशनल एंगुलर रीजन, थ्री डायमेंशनल एंगुलर रीजन, ठीक है, enclosed by the lateral surface of a cone at the vertex, at its vertex इज व्हाट यू कॉल सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल का स्टेटमेंट है। मैं सिंपल उसमें बता देता हूँ कि ये लेटरल सरफेस है, ये वर्टेक्स है। तो इस लेटरल सरफेस ने वर्टेक्स पे जिस 3D एंगुलर रीजन को एनक्लोज कर रखा है, ये सॉलिड एंगल है। इस सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। आप चाहे तो ओमेगा ऐसे लिख लीजिए, चाहे तो ओमेगा ऐसे लिख लीजिए। मैं इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये रेजिस्टेंस के लिए भी यूज़ होता है। तो
आपकी इच्छा है। अब मान लीजिए इस कोन का रेडियस r है और ये जो लेटरल सरफेस है ये बिल्कुल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हमारा होता है सरफेस एरिया, अगर मैं सरफेस एरिया s ले लूँ डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ये इसका फॉर्मूला होता है कोन एंगल का, ये कोन एंगल का, सॉलिड एंगल का। और स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है, ये इसकी SI यूनिट है स्टेरेडियन। अब अगर ये जो लेटरल सरफेस है ये एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर नहीं है, ठीक है, तब क्या फॉर्मूला बनेगा? तो मान लीजिए आपकी जो लेटरल सरफेस है वो थोड़ा टिल्टेड है और ये आपके कोन की एक्सिस जा रही है, ये इसका एरिया वेक्टर है, ये एंगल थीटा है और ये कोन बन रहा है जिसका रेडियस r है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इसका एक कंपोनेंट इधर ले लूंगा, तो इसका कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर आप लेंगे तो ये आएगा a cos थीटा। पहले आपने s से डिनोट किया था तो s से ही कर लेते, तो s cos थीटा, अगर इसका सरफेस एरिया s है तो s cos थीटा, ये जो कंपोनेंट है ये एक्सिस के या एक्सिस ऑफ द कोन के परपेंडिकुलर है। तो अब सॉलिड एंगल आपका हो जाएगा s cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो अगर परपेंडिकुलर है तो सीधा s अपॉन r स्क्वायर, और अगर परपेंडिकुलर नहीं है, टिल्टेड है, तो फिर सॉलिड एंगल का फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। लेकिन इस सॉलिड एंगल के फॉर्मूले को हमें एक और तरह से फाइंड करना पड़ेगा जो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये तो सॉलिड एंगल का इंट्रोडक्शन था, अब हमारे काम कौन सा फॉर्मूला सॉलिड एंगल का आने वाला है वो देखते हैं। तो हमने फाइंड करना है सॉलिड एंगल इन टर्म्स ऑफ हाफ ऑफ द कोन एंगल, हाफ ऑफ द कोन एंगल। अब ये क्या है? तो देखिए, मान लीजिए ये कोई एक सरफेस है, ये कोन है, ये इसकी एक्सिस है, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है जिसको हम कह रहे हैं हाफ ऑफ द कोन एंगल, हाफ। और ये 3D एंगल की बात नहीं हो रही है, जो पहले हम बात कर रहे थे वो बात सॉलिड एंगल की बात नहीं हो रही है। सॉलिड एंगल का तो फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, ये हमारा 2D एंगल है जो नॉर्मली हम डील करते हैं। तो ये हाफ ऑफ द एंगल है, कोन एंगल, ठीक है। अब इसका रेडियस मान लीजिए r है और ये एंगल जैसे मैंने कहा अल्फा है। अब इस सरफेस एरिया को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। लेट अस फाइंड दिस सरफेस एरिया इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल। इस एंगल के टर्म्स में, एंगल और r के टर्म में इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक मैंने छोटा सा एलिमेंटल रिंग मैंने ले ली। दिस इज से एन एलिमेंटल रिंग, ये एलिमेंटल रिंग है। और ये जो एंगल है ये एंगल मान लीजिए थीटा है, और इसकी जो एंगुलर विड्थ है ये मान लीजिए डी थीटा है, एंगुलर विड्थ, ठीक है। और ये रिंग है। रिंग की बात अगर आपको बताऊं तो अगर ये रिंग है, इस रिंग की थिकनेस अगर dr है और इसका रेडियस अगर r है, तो ये जो एरिया है, ये एरिया, इस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफरेंस इनटू थिकनेस, ये इसका फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अब आप देखो, तो देखिए अगर मैं इस रिंग का रेडियस निकालूं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके, तो रेडियस कितना है r, ये एंगल है थीटा, तो डेफिनेटली ये जो रेडियस इसका आएगा ये आएगा r साइन थीटा।
फिर अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दूं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये एंगल यानी डी थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी ये जो थिकनेस है रिंग की, इसको मैं अगर यहां फाइंड करूं तो एंगल की जगह डी थीटा, ये आर्क यानी ये थिकनेस मुझे चाहिए, इसको अगर मैं डी आर लिखूं, और रेडियस कितना है आर, यानी यहां से डी आर कितना आएगा आर डी थीटा। तो अब मेरे पास ये जो एलिमेंटल रिंग है इसका रेडियस भी है और इसकी थिकनेस भी है, तो मैं इसका एरिया इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकता हूं। तो एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग का एरिया क्या होगा यूजिंग दिस फॉर्मूला सरकमफरेंस 2 पाई आर। अब इस एलिमेंटल रिंग का रेडियस कितना है आर साइन थीटा, तो यहां पर आएगा आर साइन थीटा, और इसकी थिकनेस कितनी है डी आर, और डी आर कितना है आर डी थीटा, तो ये हो गया आर डी थीटा। यानी कि फाइनली ये आया, अगर इस एलिमेंटल रिंग के एरिया को मैं डी एस से डिनोट करूं तो ये आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब मुझे ये टोटल एरिया चाहिए, तो मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा कि जैसे आपने इस एलिमेंटल रिंग का एरिया ले लिया, फिर आपने दूसरी रिंग का एरिया ले लिया, फिर आपने तीसरी रिंग का एरिया ले लिया, सारे एरिया ऐड करेंगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। सो लेट अस इंटीग्रेट इट। तो आपने इसको इंटीग्रेट किया, आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन आप करेंगे साइन थीटा का, और क्योंकि थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, राइट, थीटा वेरिएबल है, जब आप इधर को जाएंगे तो थीटा वेरी करेगा। तो कैसे वेरी करेगा, 0 से लेके अल्फा तक, तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे 0 टू अल्फा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा S इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा एंड 0 टू अल्फा। फाइनली जब आप लिमिट्स रख देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा ये आएगा, ये सरफेस एरिया आया। अब अगर ये इसका सरफेस एरिया है जो कि हाफ ऑफ द एंगल ऑफ द कोन, ये इसके टर्म में आ रहा है ये, और यही हमें चाहिए, तो अब जो सॉलिड एंगल यहाँ पे बनेगा, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, तो ओमेगा क्या लिखा था आपने, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये सरफेस एरिया है, तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आपके पास ओमेगा का फाइनली फॉर्मूला आ गया 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, जहाँ पे अल्फा जो है हाफ ऑफ द कोन एंगल है, ये वाला एंगल, ये पूरे एंगल का आधा। तो मान लीजिए कि ये स्फेयर का, किसी स्फेयर का एक सेक्शन है, दिस इज द सेक्शन ऑफ अ स्फेयर, और ये जो हाफ ऑफ द एंगल है ये मान लीजिए थीटा है। तो क्या सॉलिड एंगल यहाँ पे बन रहा होगा, ये जो सरफेस है ये वर्टेक्स पे यहाँ पे सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बना रही होगी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, इतना बना रही होगी। अब अगर मैं इसको इंक्रीज करता जाऊँ, इफ़ आई गो लाइक दिस, तो जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90। तो अब क्या सॉलिड एंगल होगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस 90 विच इज 0। तो ये सॉलिड एंगल कितना आएगा 2 पाई। तो ये जो हेमीस्फेयर बना है ये यहाँ पे कितना सॉलिड एंगल बना रहा है 2 पाई। अगर एक सरफेस मैं ऐसे ले लूँ, ये कौन दिख रहा है, तो ये अपने बेस पे कितना एंगल बना रहा होगा, देखिए ये इसकी वर्टेक्स है और ये एंगल कितना है 90। तो क्या सॉलिड एंगल यहाँ बेस पे बन रहा होगा 2 पाई। जैसे यहाँ 2 पाई बन रहा है, आप देखिए इसके और इसके बीच का एंगल कितना है 90। यहाँ भी देखिए आप, ये वर्टेक्स जा रहा है, ये बेस जा रहा है, तो बीच का एंगल कितना है 90। तो टोटल सॉलिड एंगल कितना बन रहा होगा 2 पाई।
या अगर कोई ऐसी सरफेस ले लूँ, मान लीजिए ये सरफेस है, ये बेस है मान लीजिए, तो ये भी यहाँ बेस पे कितना एंगल बना रहा होगा, अगर इसको वर्टेक्स मान लूँ और ये बेस, तो कितना एंगल है 90, तो यहाँ भी कितना एंगल बन रहा होगा 2 पाई। तो ये सारे के सारे यहाँ बेस पे कितना एंगल बना रहे होंगे, अगर ये मैं बेस इसका ले लूँ मान लीजिए, तो बेस पे कितना एंगल बना रहे होंगे 2 पाई। अब इसी डायग्राम को और आगे बढ़ा दूँ, अगर इसको मैं कंप्लीट सर्कल कर दूँ, तो 2 पाई इधर और 2 पाई इधर, यानी कि अब हाफ ऑफ द एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। फॉर्मूले के हिसाब से भी अगर देखूं, अगर यहाँ पे मैं थीटा को 180 डिग्री ले लूँ, 2 पाई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, दैट विल गिव यू 4 पाई। यानी कोई भी क्लोज्ड सरफेस अगर है तो अपने अंदर किसी भी पॉइंट पे, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, नॉट हेयर ओनली एट द सेंटर, एट एनी पॉइंट इनसाइड, कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो, नॉट नेसेसरली अ स्फेयर, एनी क्लोज सरफेस, अपने अंदर इंटीरियर के किसी भी पॉइंट पे इतना सॉलिड एंगल बनाएगी। याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। तो ये सॉलिड एंगल की कहानी है, इसको याद रखना आप। अब एक काम और करते हैं, ठीक है, दूसरा टूल। तो देखिए, मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया है और ये इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने रिप्रेजेंट किया है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि आप देख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है, डेफिनेटली वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लक्स फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो देखते हैं, और ये मैंने एक स्फेयर लिया है, तो देखते हैं कि इस स्फेयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी सराउंडिंग में, तो हाउ मच फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस स्फेयर, इसको फाइंड करना है। तो उसका तरीका हमने क्या सीखा था नॉन यूनिफॉर्म के लिए, कि आप एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लीजिए ds, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन से E से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि स्फेयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह एक जैसी होगी, वैल्यू नॉट डायरेक्शन, वैल्यू सेम होगी सब जगह। इसीलिए डेलिबरेटली मैंने स्फेयर लिया है ताकि काम हमारा आसान हो जाए। तो ये एक छोटा सा मैंने एलिमेंटल एरिया लिया है ds, इस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है वो E है, और इस छोटे से एरिया के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ। वैल्यू तो खैर सेम पूरे स्फेयर में रहनी है, लेकिन डायरेक्शन को भी मैं इस छोटे से एलिमेंटल एरिया के लिए कांस्टेंट मान लेता हूँ। इतना स्मॉल है ये, और ये इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर आपने पढ़ा था, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। तो ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर है। तो कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा इस छोटे से एलिमेंटल एरिया से, अगर मैं उसको d phi से डिनोट करूं, तो एज पर द फॉर्मूला इतना हो रहा होगा। तो अगर पूरे स्फेयर से फ्लक्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन आप करेंगे इसका। अब ये इंटीग्रेशन क्योंकि आप एक क्लोज्ड सरफेस के लिए कर रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, दिस इज फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ वेरी स्मॉल एरिया, एंड दिस इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। अगर मैं एलिमेंटल एरिया यहाँ लेता और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आता और ये इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही आता, तो यहाँ भी थीटा कितना होता, 0। तो कहीं भी आप ले लीजिए थीटा वुड बी 0। सो सिंस दिस थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, क्योंकि जब आप ई डॉट डी एस को सॉल्व करेंगे, ई डॉट डी एस को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ई डी एस कॉस थीटा। इसमें थीटा कितना है, 0, तो कॉस 0 कितना हो गया, 1। तो ई डी एस, नाउ व्हाट इज ई। अब इस ई और इस ई में क्या डिफरेंस है, इस ई में वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी है, जबकि ये सिर्फ वैल्यू है। और जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये स्फेयर है और ये सेंटर पे रखा हुआ है चार्ज, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फेयर में आप यहाँ फाइंड कर लीजिए, यहाँ फाइंड कर लीजिए, यहाँ फाइंड कर लीजिए, वैल्यू सेम आएगी। दैट मीन्स दिस ई इज अ कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन होगा ds का।
अब जब आप ये छोटे छोटे एलिमेंटल एरिया को ऐड करेंगे यानी इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का मिल जाएगा। और स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4πr² अगर रेडियस r है तो। अब बचा E। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना होता है? 1/4πε0 Q/r², इतना होता है, मल्टीप्लाइड बाई 4πr²। 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, यानी ये आ रहा है Q/ε0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस के लिए कितना आ रहा है? Q/ε0। और इस रिजल्ट की स्पेशलिटी ये है कि इस रिजल्ट में देखिए इस स्फेयर से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है। देयर इज नो टर्म रिलेटेड विद द स्फेयर, खाली जो चार्ज इसके अंदर रखा है वो है। तो अगर ये स्फेयर ना होता, कोई और इरेगुलर शेप की क्लोज्ड सरफेस होती, मान लो ऐसे, तब भी ये रिजल्ट इतना ही आता। लॉजिकली भी आप देख लो, देखिए फ्लक्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तो इसके सामने ऐसी क्लोज्ड सरफेस आए या ऐसी क्लोज्ड सरफेस आए या कैसी भी क्लोज्ड सरफेस आए तो फ्लक्स तो उतना ही पास होगा। लॉजिकली अगर बात करें, मान लो ये क्यूब होता, क्यूब के अंदर ये रखा होता, तब भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता, या एक क्लोज सिलेंडर के अंदर रखा होता तब भी यही निकलता, या कोई रेगुलर क्लोज्ड सरफेस आप इमेजिन कर लीजिए तब भी यही होता, क्योंकि ओरिजिनेट तो यहीं से हो रहा है ना। तो बाहर तो कोई भी एनक्लोज्ड वॉल्यूम हो तो उसमें से उतना ही निकलेगा। तो ये एक जनरलाइज्ड रिजल्ट हमारे पास आ गया, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉसेस थ्योरम। इसी को गॉस थ्योरम कहते हैं, गॉसेस लॉ भी कहते हैं, गॉसेस थ्योरम भी कहते हैं। यही है वो रिजल्ट। तो मैं इसको अब अलग से डिस्कस कर लेता हूं कि गॉस थ्योरम क्या कह रही है या गॉसेस लॉ क्या कह रहा है कि टोटल इंटीग्रेशन, मतलब टोटल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन, कंटिन्यूअस एडिशन को इंटीग्रेशन कहते हैं। तो एडिशन करके क्या आता है? टोटल। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू sum of all the enclosed charges by the surface divided by ε0। ये आपकी गॉस थ्योरम है कि मान लीजिए ये कोई क्लोज्ड सरफेस है किसी भी शेप की, इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q1, एक चार्ज रखा हुआ है Q2, एक चार्ज रखा हुआ है मान लीजिए Q3, राइट। और आपको देखना है कि इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा। तो गॉस ने आपका काम बहुत आसान कर दिया, कोई तामझाम नहीं है। वो कह रहा है कि ये जो क्लोज्ड सरफेस है, आप सिंपली देखिए कि क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उसको ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3 डिवाइडेड बाई ε0। अच्छा, अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज रखा होता, मान लो Q4 नेगेटिव, तो ये -Q4 हो जाता। तो अंदर जो चार्ज है वो डिसाइड करेगा कि इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है, आउटगोइंग फ्लक्स। गॉसेस लॉ हमेशा आउटगोइंग फ्लक्स की बात करता है, एनक्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है। इसीलिए अगर बाहर कोई चार्ज है, मान लीजिए Q5, ये चार्ज इस फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लूं तो अगर इस सरफेस में एंटर करेगा तो बाहर भी निकलेगा। तो जितना एंटर करेगा उतना बाहर निकल जाएगा, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन जो चार्ज इसके अंदर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही निकलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर नेगेटिव चार्ज अगर अंदर है तो फिर इनवर्ड फ्लक्स होगा। तो पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स मैंने आपको बताया था। तो लेकिन एनक्लोज्ड चार्ज को लेना है आपने, बाहर जो चार्ज है उससे कोई लेना देना नहीं। एक गॉसेस लॉ है या गॉसेस थ्योरम है, बहुत आसान आपका काम करेगा। तो कोन एंगल और गॉस थ्योरम को मिला के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप चुटकी में कर पाएंगे।
तो नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स किस तरह से आपने करने हैं। तो अब हमारे पास देखिए फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला फाई इक्वल्स टू EA कॉस थीटा है। हमारे पास कोन एंगल का फॉर्मूला 2π1 माइनस कॉस थीटा भी है, ये भी है, ये भी है और गॉस थ्योरम भी है। अब इन तीनों को यूज करके हम गॉस थ्योरम से या फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशंस जो भी आप कहें उनको हम कर सकते हैं। तो वो डिस्कशन में नेक्स्ट सेक्शन में करूंगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।